हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 65th बीपीएससी जो 2020 में हुआ था उसके कुछ साइंस के क्वेश्चन दोस्तों सारा साइंस का क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि साइंस का यदि आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप जब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो देखे होंगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना चाहिए। यहाँ जो हम पूरा क्वेश्चन करेंगे 2020 में 65 बीपीएससी में जो पूछा गया था वो सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ऐसे ही 66 भी देखेंगे, 64 थर्ड सब देखेंगे दोस्तों, ताकि प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आप देख लें। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। आप अगर 67th या उससे पहले भी कोई एग्जाम दिए होंगे तो आपको ये विश्वास पता होगा, या जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। बीपीएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दीजिए दोस्तों, आइदर आप बिहार एसएससी दीजिए या बीपीएससी जो समय समय पर अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें भी ये सब क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं। तो आज इसीलिए हम 65th बीपीएससी का जो 2020 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के तहत किया जाता है, या कह सकते हैं द स्टडी ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द बोन। बोन के बारे में हम दोस्तों विज्ञान के किस शाखा में पढ़ते हैं? भूगर्भ शास्त्र, सीरम विज्ञान, पर्वत शास्त्र या पर्वत विज्ञान या अस्थि विज्ञान। तो ऑब्वियसली बात है हम हड्डी के बारे में कहाँ पढ़ते हैं? ऑस्टियोलॉजी, जिसको अस्थि विज्ञान भी कहते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई किण्वक नहीं होता? किण्वक का मतलब दोस्तों इंजाइम है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जिनको हिंदी में देखना पसंद है, बहुत सारे को है इंग्लिश में देखना पसंद है। साइंस जैसा या कोई भी और भी टेक्निकल पेपर होता है उसको इंग्लिश में देखना ही बेटर रहता है, क्योंकि उसका जो टर्मिनोलॉजी हम आप यूजुअली उसको यूज़ करते हैं। आप देखे हुए होंगे किण्वक शब्द का यूज़ कोई नहीं करता है, लेकिन इंजाइम शब्द का यूज़ बहुत सारे लोग करते हैं। इसलिए साइंस को कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में जितना ज़्यादा पढ़ सके वो आपके लिए बेटर रहेगा दोस्तों। ऑल राइट, खैर यहाँ हम क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए किसकी कोशिकाओं में कोई किण्वक नहीं होता, मतलब इंजाइम नहीं होता है। लाइकेन के बारे में आपने पढ़ा होगा। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, आप कह सकते हैं किसका है, तो फंजाई और एल्गाई का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, दोनों साथ साथ रहते हैं। विषाणु मतलब वायरस, बैक्टीरिया, सेवाल, एल्गी, तो इन सभी के अंदर दोस्तों इंजाइम तो सबके अंदर होगा। हम लोग के अंदर भी कई सारे इंजाइम होता है, आपने पढ़ा होगा प्रोटीएज, लाइपेज हमारे अंदर होता है, न्यूक्लियेजेज इंजाइम जो होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम आपने पढ़ा होगा, तो हमारे अंदर भी है। तो इंजाइम तो सबके अंदर होता है। यहाँ ऑप्शन क्या हो गया? फिफ्थ ऑप्शन, नन ऑफ द एबव। इसका फिफ्थ का मतलब तो यही होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो नन ऑफ द एबव मतलब इंजाइम सबके अंदर होता है। इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इंजाइम इन सेल। तो इन सब के अंदर दोस्तों इंजाइम होता है, इसलिए आंसर हमारा 5 जाएगा। ऑल राइट, देखिए इंजाइम और अच्छे से देखते हैं। लाइकेन क्या होता है? द लाइकेन हैज़ मल्टीपल इंजाइम। लाइकेन के पास कई सारे इंजाइम होता है, डेट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोलाइसिस, जो कि उसको हाइड्रोलाइसिस करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्सिलेनलेट डेस्पाइट डेप्साइड हाइड्रोलाइसिस कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द हाइड्रोलाइजिंग ऑफ सर्टेन डिपोजिट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग रीसोर्सोलिक एंड मोनोमर। वायरस के पास भी बहुत सारे इंजाइम होता है। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा, स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन होगा कि वायरस के पास कोई इंजाइम नहीं होता है। गलत बात दोस्तों, वायरस के अंदर इंजाइम होता है, तभी तो वो जब हमारे बॉडी के अंदर या किसी बॉडी के अंदर जाता है तो खुद को रेप्लिकेट कर पाता है। कोविड वायरस, कोरोना वायरस के बारे में आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, उसके अंदर भी इंजाइम होता है। नो डाउट, वो जब इन्वायरमेंट में होता है, एटमोसफेयर में होता है, तो वो डेड के फॉर्म में होता है, नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर भी इंजाइम होता है। The virus has enzyme in its cell and is present in isolated locations. For example, some in the capsid and some in the envelope. वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कैप्सिड होता है, दूसरा एनवेलप होता है, उसके अंदर उसका एंजाइम होता है। In bacterial cells, enzyme are produced to aid the cell. For example, in E. coli it helps in metabolism. बैक्टीरिया में कई सारे एंजाइम होता है जो उसको मेटाबॉलिज्म हेल्प करता है। The hydrogenase which produces hydrogen is an enzyme present in the algae cell. और हाइड्रोजनेज एंजाइम आपका एल्गी के सेल में होता है, जिसको सेवॉल कहते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजनेज एंजाइम होता है। थोड़ा और देखिए एंजाइम के बारे में, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। जो आजकल जो क्वेश्चन बन रहा है वन लाइनर नहीं बन रहा है, थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तो जितना हो सके आप इसको सीखने का कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन है,
वो एंजाइम के बारे में है कि एंजाइम आर प्रोटीन्स दैट एक्ट एज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा था कि ऑल एंजाइम्स आर व्हाट, सारा एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, दोस्तों याद रखिएगा, एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट एक्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। द शेप ऑफ द एंजाइम प्लेज अ वाइटल रोल इन एंजाइम रिलेशंस। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज द एरिया वेयर द सबस्ट्रेट बाइंड टू द रिएक्शन साइट। मतलब एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होता है जहाँ की सबस्ट्रेट बाइंड होता है, वही सबस्ट्रेट बाद में प्रोडक्ट एंजाइम की हेल्प से प्रोडक्ट बनता है। फॉर इंस्टांस, जैसे एग्जांपल दिया है, एमाइलेजेस फ्रॉम फंजाई एंड प्लांट आर यूज्ड इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम एमाइलेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम कहाँ से लेते हैं, तो फंजाई और प्लांट के थ्रू लेते हैं। एमाइलेजेस, ज़ैलिनेजेस, सेलुलेजेस एंड लाइक लिग्निनेज आर यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। इन सारे एंजाइम का पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट फॉर्म्ड। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन हम इंग्लिश में ही है, लेकिन हम सारे क्वेश्चन को हिंदी में ही डिस्कस करते हैं। यही तो तरीका होना चाहिए पढ़ाई का, यही बेस्ट मेथड है कि आप चीज़ें को इंग्लिश में देखिए और हिंदी में उसको समझिए, तब आपके लिए बाइलिंगुअल जो रहता है इंग्लिश के फॉर्म में, ये आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आगे जो भी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी जो कंटेंट है वो इंग्लिश में ही अवेलेबल है, तो आप अंडरस्टैंडिंग थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, अच्छा रहेगा। और ये बहुत आसान है। देखिए, इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट मिलता है। लिम्फोसाइट कहाँ मिलता है, लीवर में मिलता है, या बोन मैरो में, स्प्लीन में, या पेनक्रियाज में। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा। तो जो लिम्फोसाइट फॉर्म होता है वो कहाँ पर, बोन मैरो में। ब्लड भी बोन मैरो में बनता है, लिम्फोसाइट भी बोन मैरो में बनता है। लिम्फोसाइट डेवलप इन द थाइमस एंड बोन मैरो। कहाँ कहाँ, तो थाइमस, थाइमस हमारा जो ये ब्रेस्ट बोन होता है दोस्तों, उसके नीचे थाइमस होता है। थाइमस एक ग्लैंड है, जैसे आपने थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, पीनियन ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, उसी प्रकार से थाइमस एक इंडोक्राइन ग्लैंड है। विच आर देयरफॉर कॉल्ड सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन, इसलिए उसको बोन मैरो को सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन भी कहते हैं। बोन मैरो इज ए टिश्यू दैट इज फाउंड इन स्पॉन्जियो और कैंसिलियस पोर्शन ऑफ बोन, इट इज ए सेमी सॉलिड टिश्यू। बोन मैरो एक सेमी सॉलिड टिश्यू होता है। बोन मैरो इज कंटेनिंग मैरो एडिपोज टिश्यू एंड सपोर्टिव स्टोमल सेल ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल। बोन मैरो के अंदर क्या होता है, तो एडिपोज टिश्यू होता है और कुछ सपोर्टिव जो होता है स्टोमेटल सेल भी होता है। इन मैमल्स एंड बर्ड इट इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ न्यू ब्लड सेल प्रोडक्शन। मैमल्स में जितना भी स्तनपाई है या जो बर्ड हो सकता है, एव्स हो सकता है, उसके अंदर ये मतलब ब्लड प्रोडक्शन करने का प्राइमरी सेल होता है दोस्तों। प्राइमरी साइट जहाँ से ब्लड प्रोड्यूस होता है, ब्लड बनता है। हमारे अंदर भी तो बोन मैरो के अंदर ही ब्लड बनता है, चाहे वो मैमल हो या एव्स हो, पक्षियाँ हो, बर्ड्स हो। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवेलेंस ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल्स ऑफ वर्सेस फैट सेल्स, ह्यूमन मैरो इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलो और रेड मैरो। मतलब बोन मैरो को अलग अलग भाग में डिस्क्राइब किया है, येलो और रेड मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंटेन्स आयोडीन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा मतलब हार्मोन है जो आयोडीन रखता है, तो थायरॉक्सिन जो है, थायरॉक्सिन के अंदर ही आयोडीन होता है। ऑलराइट, थायरॉक्सिन और T4 इज प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। जो हमारा थायराइड ग्लैंड नेक के पास, गर्दन के पास है दोस्तों, यहाँ से थायरॉक्सिन ग्लैंड है, वहाँ जैसे थायरॉक्सिन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से। इट इज सिक्रेटेड इन ब्लड एंड रीचेज ऑर्गन सच एज लीवर, किडनी बाय ट्रेवल। ब्लड में सिक्रेट होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है, तो ब्लड में डायरेक्ट सिक्रेट होता है, और अलग अलग जहाँ पर इसका आवश्यकता होता है, नीड होता है, वहाँ पर ये चाहे लीवर हो, किडनी हो, वो पहुँचता है। हेयर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, जहाँ पर वो एक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म निकलता है, एक्टिव फॉर्म में ये वहाँ पर पहुँचता है। द एक्टिव फॉर्म ऑफ थायरॉक्सिन इज ट्राइआइडोथायरोनिन। जो एक्टिव फॉर्म होता है वो T3 होता है, जो एक्टिव फॉर्म होता है T3 होता है, और थायरॉक्सिन जो होता है T4 होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट, एड्स इज कॉज्ड बाय एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसिव सिंड्रोम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एड्स किसके कारण होता है, हेलमेंथिन के कारण, बैक्टीरिया के कारण, फंगस के कारण, या वायरस के कारण। तो विषाणु कारण जो होता है एड्स होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। HIV इज ए लेंटी वायरस, इट इज ए सब क्लासिफिकेशन ऑफ द रेट्रोवायरस। कभी कभी इसका फैमिली पूछ लेता है, तो रेट्रोवायरस फैमिली से HIV बिलोंग करता है। HIV इन्फेक्शन इज ओवर टाइम लीड्स टू एड्स। HIV का इन्फेक्शन लंबे समय बाद ये आपको एड्स कॉज कर सकता है। HIV डेमोलिसेज अ पार्टिकल टाइप ऑफ WBC एंड द T हेल्पर सेल। HIV करता क्या है, तो हमारे अंदर जो हमारा WBC है, जो एक प्रकार से हमारे अंदर डिफेंस का काम करता है, प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करता है। कोई भी बाहरी ऑर्गेनिज्म अगर कोई एक्सटर्नल मटेरियल, फॉरेन मटेरियल हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो उसको वो मारने का काम करता है। ऑलराइट, T हेल्पर सेल हो सकता है, WBC हो सकता है, ये सब उसको मारने का काम करता है। लेकिन HIV अगर हमारे अंदर चल गया तो HIV को इतना आसानी से उसको मार नहीं पाता है, HIV ही उसको मार देता है। HIV का जो वायरस होता है वो T हेल्पर सेल और WBC को डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस वायरस ऑल्सो मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ इनसाइड
दी सेल, ये वायरस अपना बहुत सारा कॉपी बनाने लगता है, मतलब खुद को रिप्रोड्यूस करने लगता है, रेप्लिकेट करने लगता है। HIV इन्फेक्शन कैन अकर बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ ब्लड। HIV का इन्फेक्शन ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से, मान लीजिए एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ब्लड दे रहा है, उस दौरान भी हो सकता है। जैसे किसी का ब्लड आपके कॉन्टैक्ट में आ गया, उसके कारण हो सकता है। ब्रेस्ट मिल्क, कोई मदर अगर अपने बच्चे को अगर ब्रेस्ट मिल्क फीड करवा रही है तो वहाँ से भी हो सकता है। वेजिनल फ्लूइड, वेजिनल फ्लूइड से हो सकता है। सीमेन के थ्रू अगर HIV भी हो सकता है। और प्री इजैकुलेट के थ्रू भी HIV वगैरह हो सकता है। मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू HIV तो होता है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी अगर कोई टच करे, कॉपुलेशन करे, तो प्रोटेक्टिव कॉन्डम वगैरह करके यूज़ करके ही करना चाहिए। द वायरस इज दैट कैन रेप्लिकेट इनसाइड होस्ट सेल एंड वायरसेज आर नॉन सेलुलर। मतलब वायरस जो होता है बाहर में नॉन सेलुलर होता है, लेकिन होस्ट सेल के अंदर जैसे ही ये इंड्यूस होता है, चला जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, वाइल एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। ऑल राइट, देखिए वायरस के कारण जो कुछ डिजीज होता है आपका, चिकन पॉक्स हो सकता है, स्मॉल पॉक्स है, एड्स है, मीजल्स है, मम्स है, रेबीज है, डेंगू है, फीवर, वायरल इंसेफेलाइटिस, ये सब आपका HIV के कारण होता है। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ प्रेशर। दोस्तों प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। प्रेशर बराबर क्या होता है, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का आपने कभी डायमेंशनल फार्मूला पढ़ा होगा, तो क्या होता है ML/T-2। ऑल राइट, और एरिया का क्या होता है L²। एरिया का होता है L², तो L से L तो यहाँ कट गया, तो हमारे पास क्या बचा रिमाइंडर में, M(L)⁻⁻1 T(2). तो यहाँ से क्या होना चाहिए, kg होना चाहिए, क्या kg मीटर इन्वर्स और सेकेंड इन्वर्स -2, सेकेंड इन्वर्स का पावर -2। लेकिन ऐसा देखिए कहीं पर भी नहीं है, मतलब टाइम को यहाँ पर कहीं पर कंसिडर ही नहीं किया है, इसलिए नन ऑफ द अबव। यहाँ पर यूनिट ऑफ प्रेशर कुछ भी नहीं दिया है, मतलब सब गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो गया 5। ऑल राइट, देखिए जो आंसर हमारा नन ऑफ द अबव है, क्योंकि पास्कल फॉर्मूला देखिए Newton per मीटर स्क्वायर होता है, जहाँ पर kg मीटर इन्वर्स सेकेंड की पावर -2। ओके, प्रेशर याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछता है कि स्केलर क्वांटिटी, आपसे पूछ सकता है कि प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी है। इट इज जनरली डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज अप्लाइड टू ए सर्टेन एरिया। मतलब इसको हम यूजुअली इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि कितना फोर्स हम किसी एरिया पर लगा रहे हैं, किसी क्षेत्रफल में हम कितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, वही हमारा प्रेशर हो गया। फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज द प्रेशर। द प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड एज फॉर्मूला, प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया हम लिखते हैं, जहाँ पर एरिया आपका फोर्स पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है हमेशा। प्रेशर का ऐसा यूनिट कभी पूछ सकता है तो पास्कल होता है। सीजीएस यूनिट ऑफ प्रेशर इज बेरी हो सकता है, एंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इनवर्स और 0.1 पास्कल। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज kg मीटर इनवर्स सेकेंड की पावर -2 इन MKS यूनिट सिस्टम। कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर आर एस फॉलोज। अलग अलग यूनिट में प्रेशर का कुछ दिया हुआ, देखिए एक ATM कितना होता है, तो 760 mm ऑफ Hg होता है, जिसको 760 टॉर भी लिख सकते हैं, या 101.3 किलो पास्कल इक्वल टू 14.7 PSI। अलग अलग यूनिट में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। नेक्स्ट है द सनलाइट फ्रॉम द सन टू द अर्थ रीचेज इन। मतलब सूरज से जो सनलाइट आता है, सन से जो सनलाइट आता है पृथ्वी में पहुंचने में उसको कितना समय लगता है, आप सबने पढ़ा होगा 8 मिनट 20 सेकंड का अप्रॉक्स समय लगता है। ओके, तो जो यहाँ पर अप्रॉक्स में है 8 मिनट, तो हमारा क्या आंसर हो गया, सब अप्रॉक्स में दिया है, तो ऑप्शन 3 ही करेक्ट होगा, 8 मिनट। देखिए इट टेक्स सनलाइट एज एन एवरेज ऑफ 8 मिनट एंड 20 सेकेंड टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ। सन से अर्थ पे आने पे सूरज की रोशनी को कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। लाइट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 299,792, मतलब लगभग हम 3 लाख मीटर पर सेकेंड ले सकते हैं। माइल्स में दिया हुआ है, माइल्स में ध्यान नहीं रखना है। इट टेक्स 499 सेकेंड फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम द सन टू द अर्थ ए डिस्टेंस कॉल्ड 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसी डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। ऑल राइट, लाइट वेव इज एन EM वेव दैट ट्रेवल्स थ्रू ए मीडियम और वैक्यूम एंड हैज 2 इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन एज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। लाइट वेव आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसके पास वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, लाइट इज मेड अप टाइनी पॉकेट्स ऑफ एनर्जी नॉन एज फोटोन्स। आइंस्टीन ने ही बताया था कि जो लाइट होता है हमारा एनर्जी का एक टाइनी पैकेट्स के रूप में है, जिसको हम फोटोन्स कहते हैं। द फॉर्मूला डिवाइज्ड बाय प्लैंक डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ फोटोन। बाद में इसको फोटोन का एनर्जी E = mc² आपने पढ़ा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों ये क्वेश्चन हम अभी पहले डिस्कस ही किए थे। देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि कौन सा आपका स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स तो 100% क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, किसी न किसी डायरेक्शन में हम हमेशा वेलोसिटी बताते हैं, आइदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट,
तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी, तो आपका एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर दोस्तों आपका स्केलर क्वांटिटी, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया, प्रेशर। देखिए स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जैसे 5 मीटर 6 मीटर, जैसे हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भाई 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा दे दो। डायरेक्शन तो वहाँ मेंशन नहीं करते कि 1 मीटर कपड़ा दे दो हमको ईस्ट डायरेक्शन में, या 1 किलो चीनी दे दो। कभी हम चीनी लेने जाते हैं तो 1 केजी चीनी लेते हैं, ऐसा तो नहीं कहते कि 1 केजी चीनी दीजिए हमको पश्चिम दिशा में, तो ये कहना गलत है। तो जहाँ हम डायरेक्शन को मेंशन नहीं करते वही हमारा स्केलर क्वांटिटी है। जैसे वेट हो गया आपका, मीटर हो गया, लेंथ हो गया, इन सबको हम स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ जहाँ पर मैग्नीट्यूड हो। एग्जाम्पल जैसे मास, हमने केजी के बारे में आपको बताया था। स्पीड आपका, जैसे कोई साइकिल से जा रहा है तो स्पीड करे, उसकी गति कितनी है, तो 5 मीटर पर सेकंड, ये आपका क्या स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस हो सकता है, आप यहाँ से कहीं गए तो डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है। टाइम है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, ये सब स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल होता है। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, तो जहाँ पर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे आपका लीनियर मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोमेंटम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सब का वेक्टर क्वांटिटी है। एक इंपॉर्टेंट देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी, इलेक्ट्रिक करंट हैज़ ए डेफिनिट डायरेक्शन। आपने सुना होगा इलेक्ट्रिक करंट हमेशा एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है और उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, 5 एम्पियर 6 एम्पियर, ये उसका क्या है, मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन मतलब अगर किसी वायर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं ए से बी की तरफ, ओके, तो करंट का डायरेक्शन को पता होता है कि ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, ऑलराइट। लेकिन फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, कहीं कहीं एक्सेप्शन होता है। यूनिट वेक्टर आर द वेक्टर विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, दे आर यूज टू डिफाइन डायरेक्शन, डायरेक्शन डिफाइन करने में उसका यूज होता है। तो याद रखिएगा, सब तो स्केलर का वैसे सभी को एग्जांपल तो पता ही होता है, मास, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। लेकिन प्रेशर याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी है, वहाँ पे फोर्स को देखकर ये नहीं कि वेक्टर कर देना है, गलत हो सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डजंट हैव यूनिट। इसमें से ऐसा कौन सा क्वांटिटी है जिसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। स्ट्रेस अपने आप में एक प्रेशर का ही फॉर्म है, तो स्ट्रेस में यूनिट होता है। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ओके। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है दोस्तों, ओके। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रेशर का यूनिट आप जानते हैं कि पास्कल होता है, या न्यूटन पर मीटर कह सकते हैं। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज द एसआई इज 1, मतलब एसआई यूनिट में अगर स्ट्रेन का यूनिट देखें तो क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 मिलीमीटर। बेसिकली इट इज यूनिट लेस क्वांटिटी, एक यूनिट लेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। द स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड ड्यू टू स्ट्रेस। स्ट्रेस के कारण अगर किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, इलोंगेशन और कंट्रैक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। किसी लाइन सेगमेंट का इलोंगेशन मतलब बढ़ जाना या कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना, वो आपका नॉर्मल स्ट्रेन होता है। शेयर स्ट्रेन, चेंज इन एंगल बिटवीन 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट के बीच में अगर एंगल में चेंज हो गया तो आपका शेयर स्ट्रेस उसको कहते हैं। कुछ क्वांटिटी उसका यूनिट देखते हैं। फोर्स का न्यूटन हो सकता है, स्ट्रेस का पास्कल, प्रेशर का पास्कल, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। स्ट्रेस अपने आप में फोर्स के जैसा ही होता है, फोर्स का ही रूप है स्ट्रेस, तो इसलिए दोनों का यूनिट पास्कल ही होगा, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। साउंड वेव इन एयर, एयर में जो साउंड वेव होता है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स नेचर का है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या पोलराइज्ड है। तो आपने साउंड वेव के बारे में पढ़ा होगा, ये क्या होता है, अनुदैर्घ्य इसको कहते हैं। लाइट होता है अपने आप में अनुप्रस्थ होता है जिसको ट्रांसवर्स कहते हैं, लेकिन साउंड वेव अनुदैर्घ्य होता है जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, ऑल राइट, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। Sound waves in air are longitudinal waves because particles of the medium through which the sound is transported vibrate parallel to the direction that the sound waves moves. A sound is a vibration that propagates through a medium. एक sound क्या है, वाइब्रेशन है जो कि किसी मीडियम से प्रोपेगेट होता है इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स के रूप में। मैकेनिकल वेव्स किसको कहते हैं, जिसको मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। साउंड वेव्स ट्रेवल्स फास्ट, कहाँ, सॉलिड में। साउंड वेव्स विद फ्रिक्वेंसी इन द रेंज 0 से 20 हर्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। 0 से 20 हर्ज के साउंड वेव का अगर फ्रिक्वेंसी हो तो उसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं, और 20 से 20,000 तक का फ्रिक्वेंसी उसको ऑडिबल रेंज कहते हैं, जिसको हम लोग आसानी से सुन सकते हैं। और 20,000 हर्ज से ज़्यादा वाले को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक, जहाँ पर अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड करने में। अगर
फीटस का ग्रोथ अगर देखना हो, देखते होंगे कि महिलाएं जो भी लेडीज़ हैं, अब प्रेग्नेंट लेडी वगैरह होती है, या कह सकते हैं कि किसी के पेट में स्टोन वगैरह हो जाता है दोस्तों, या इंटरनल ऑर्गन का अगर किसी चीज़ को देखना हो तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ओके, वहाँ का फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 50 डिग्री इन फ़ारेनहाइट स्केल। 50 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट स्केल में मान कितना होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए C/5 = F - 32/9। आपने ये फार्मूला कभी ना कभी पढ़ा होगा। सेल्सियस के स्थान में हमको 50 रख देना है। जैसे 50 रखिएगा, 50/5 दोस्तों 10 हो जाएगा। इधर क्या बचा हमारे पास, F - 32/9, तो 10 × 9 90 हो जाएगा। 90 में 32 जोड़िएगा तो फ़ारेनहाइट हमारा कितना हो जाएगा, 122। तो 122 50 डिग्री सेल्सियस 122 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन ही पूछा जाता है दोस्तों, और यही सब क्वेश्चन आगे के एग्जाम में रिपीट हो जाता है, तो जरूर आप इसको अच्छे से देख लें, प्रैक्टिस कर लें सारे क्वेश्चन को। द टेम्परेचर इज रिटन इन टर्म्स ऑफ सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। टेम्परेचर को आपने देखा होगा, कहीं सेल्सियस में, कहीं फ़ारेनहाइट में, कहीं केल्विन में, अलग अलग यूनिट में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन है ये, हमने आपको फार्मूला भी बता दिया। आसान फार्मूला याद रखिए दोस्तों, C/5 = F - 32/9। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट हम इस तरह बदल सकते हैं, और सेल्सियस में अगर सेल्सियस हमको केल्विन की तरफ जाना है तो 273 ऐड कर दीजिए। सिंपल है, सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड कर दीजिए। ऑल राइट, तो इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 122 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ज। हर्ज में किसको मापा जाता है, फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को, हीट को, या क्वालिटी को। तो हर्ज में हम फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। अभी क्वेश्चन पर क्या है कि साउंड का फ्रीक्वेंसी अगर 0 से 20 हर्ज के आसपास हो तो उसको हम किस इंफ्रासोनिक कहते हैं। 20 हर्ज से 20,000 के आसपास हो तो उसको हम ऑडिबल रेंज का कहते हैं, और 20,000 से ऊपर का साउंड का फ्रीक्वेंसी तो उसको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। तो हर्ज में हम फ्रीक्वेंसी को मापते हैं, एनर्जी को जूल में मापते हैं, हीट को जूल में मापते हैं। ऑल राइट, क्वालिटी टिम्बर होता है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर यूनिट टाइम में कोई चीज़ कितना बार हो रहा है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पेंडुलम में आप देखे होंगे कि मीन टाइम से, मान लीजिए कोई पेंडुलम ये है, इसको यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर यहाँ और यहाँ से यहाँ आने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब एक बार पूरा रोटेशन करने में, इसको एक पूरा काम करने में, इधर से उधर और इधर से उधर मीन पर आने में जितना समय लगता है वो इसका फ्रीक्वेंसी होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेम्पोरल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन यूनिट हर्ज विच इज इक्वल टू द अकरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर सेकंड। पर सेकंड कितना रिपीट करता है वही हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। कभी कभी आपको टाइम पीरियड दिया होगा, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, तो सीधे उसको रिवर्स कर दीजिए, रेसिप्रोकल निकाल दीजिए, वही आपका यूनिट हो जाएगा। देखिए, अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ज, एनर्जी का जूल, हीट का भी जूल होता है, क्वालिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का है। बॉडी टेम्परेचर ये रेगुलेटेड बाय, शरीर में जो ताप है उसको रेगुलेट कौन करता है, तो किसके थ्रू कंट्रोल होता है, ये हाइपोथैलेमस के बारे में आपने पढ़ा होगा। हाइपोथैलेमस मास्टर और मास्टर ग्लैंड होता है, यही उसको बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इन साइज हाइपोथैलेमस इज ऑलमोस्ट लाइक द साइज ऑफ एन एलमंड। अगर हाइपोथैलेमस का साइज देखें तो आपका जो अखरोट खाते हैं उसके बराबर होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के एकदम बीचों बीच ये उपस्थित होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द हाइपोथैलेमस इज मेड ऑफ द 3 मेन रीजन, द इंटीरियर रीजन, द मिडिल रीजन एंड द पोस्टीरियर रीजन। जो आपका हाइपोथैलेमस होता है उसमें एक इंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर होता है, दूसरा तीसरा मिडिल रीजन होता है। 3 रीजन से बना होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन दिया हुआ आपका, मेंटेनिंग द बॉडी इंटरनल बैलेंस। तो हमारे बॉडी का जो इंटरनल बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। इट ऑल्सो कनेक्ट द इंडोक्राइन एंड द नर्वस सिस्टम। इंडोक्राइन को नर्वस सिस्टम से भी कनेक्ट करता है। इट इज़ इन्वॉल्व इन चाइल्ड बर्थ। ये चाइल्ड के बर्थ में इन्वॉल्व है। इमोशंस में, अगर आपका कभी आप सैड हो जाते हैं, कभी हैप्पी हो जाते हैं, कभी एंगर हो जाते हैं, कभी ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी ऑर्गेजम हो जाता है, ये सब आपका इमोशंस जो है हाइपोथैलेमस का ही रोल है। स्लीप वेक साइकिल का आपको हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल करता है। बैलेंसिंग बॉडी फ्लूइड, बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड है उसको बैलेंस करना इसका काम है। एपेटाइट एंड थर्स्ट, आपका भूख लगना, भूख प्यास, सब हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। इन सारे एग्जाम्पल से क्वेश्चन बन सकता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, सब आपका हाइपोथैलेमस का ही रोल है। देखिए, मेडुला का क्या काम हो सकता है, ब्रीदिंग, आपका ब्रीदिंग को ये रेगुलेट करता है। ब्रीदिंग जो आप इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, उसको कंट्रोल करना आप किसका काम है, तो मेडुला का है। हार्ट बीट को ये भी रेगुलेट करता है। स्लीप वेक साइकिल हो गया, वेकफुलनेस हो गया, एंड मोटर लर्निंग। आप कोई भी चीज़ जैसे सीखते हैं जहाँ पर आपकी सेंस ऑर्गन भी काम करता है, उसको मोटर, जैसे ड्राइविंग सीखना, बाइसिकल सीखना, स्विमिंग सीखना, ये सब क्या मोटर लर्निंग है। जहाँ पे आप अपने शरीर के किसी न किसी पार्ट्स का यूज़ करके आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वहाँ पर आपका मेडुला आपका हेल्प करता है। थैलेमस का क्या काम है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर रिलाइंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन।
ये मतलब एक सेंस ऑर्गन से हमारे जो इन्फॉर्मेशन को एक प्रकार से ये डोर का काम करता है, बीच बॉर्डर का काम करता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन को वहाँ पहुँचाता है। ये आपका हाइपोथैलेमस का काम है, थैलेमस का काम है। हाइपोथैलेमस का कई सारा काम है दोस्तों। देखिए ये रिसीव इम्पल्स रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। कंट्रोल द मूड एंड इमोशन, कंट्रोल हमारे मूड और इमोशन को कंट्रोल करता है। टेस्ट एंड स्मेल, आपको भी टेस्ट और स्मेल जो है ये भी आपका हाइपोथैलेमस का काम है। सिंथेसाइज द बॉडी एसेंशियल हार्मोन, बॉडी का जो अलग अलग हार्मोन है उसको सिंथेसाइज करना। जैसे कोई आदमी ग्रो करता है उसमें बहुत सारे हार्मोन का रिलीज होता है, तो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करके उसको ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाता है। कंट्रोल्स अपटाइट पेरिस्टाल्सिस, आपका जो भूख है, पेरिस्टाल्सिस है जो आपका पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट आपका फूड पाइप में होता है उसको कंट्रोल करता है। हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर, सबको यही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। आप जानते हो दोस्तों वोल्ट को मापते हैं हम, चाहे नहीं कहते 240 वोल्ट हो गया, 11,000 वोल्ट हो गया, 33,000 वोल्ट हो गया, ये सब वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। हमसे यहाँ करंट पूछा है तो करंट को हम मापते हैं आम मीटर से। ओके, करंट को हम मेजर करते हैं आम मीटर से, ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ डिवाइस दिया और से क्या क्या मापते वहाँ दिया हुआ है। वोल्ट मीटर से, ए वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट इन ए सर्किट। किसी सर्किट में दोनों पॉइंट का बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको मापते हैं हम वोल्ट मीटर से, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। आम मीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं, जैसे आपने सुना होगा 5 एम्पेयर करंट, 20 एम्पेयर करंट, 0.5 एम्पेयर करंट, ये सब आपका आम मीटर से मेजर किया जाता है। वोल्टा मीटर क्या होता है? तो वोल्टा मीटर इज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड यूज टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक प्रकार का सेल है, बैटरी के टाइप का है। वोल्टा मीटर दोस्तों एक बैटरी के प्रकार का है जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? द पोटेंशियोमीटर इज एसेंशियली वोल्टेज डिवाइडर। ये आपको एक प्रकार से वोल्टेज को डिवाइड करने में काम करता है। यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज को माप करने में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या हो सकता है? एम्पियर तो करंट का होता है, वोल्टेज का तो यूनिट हम वोल्ट मीटर देखे थे। कूलम्ब ये तो चार्ज का होता है। वाट दोस्तों, पावर आपने कभी बल्ब खरीदा होगा, ट्यूबलाइट खरीदा होगा या चार्जर सब पे भी तो लिखा ही रहता है, तो ये आपने सुना होगा। ये वाट में होता है दोस्तों, 5 वाट, 75 वाट, 80 वाट, 200 वाट, 150 वाट, ये सब क्या वाट है आपका। ओके, बल्ब जला के 0 वाट का, हनी सिंह का एक गाना भी है। ओके, मूड बनाओ ताज़ा ताज़ा वाला गाना जो है उसमें कहीं ना कहीं वाट यूज़ होता है। तो वाट इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट है। देखिए द यूनिट ऑफ पावर वाट इज नेम्ड टू ऑनर जेम्स वाट। जेम्स वाट जो साइंटिस्ट थे उनके सम्मान में ये नाम दिया गया है। द इन्वेंटर ऑफ द स्टीम इंजन। स्टीम इंजन, ए वाट इज इक्वल टू एम्पियर अंडर द प्रेशर ऑफ 1 वोल्ट। द रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर। जिस रेट से इलेक्ट्रिक सर्किट में वर्क होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ट्रांसफर का जो रेट होता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कह सकते हैं। द पावर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। मतलब अगर किसी सर्किट से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर 1 वाट ही वहाँ पर पावर जो कंज्यूम होगा। आपके घरों में भी जो मीटर में रीडिंग आता है दोस्तों वो भी वाट में भी आता है, अंत में उसको किलोवाट आवर में मेजर करके और यूनिट में उसको कन्वर्ट किया जाता है। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय फोर्स ऑफ 1 वोल्ट। ए वोल्ट इज द यूनिट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मापने में हम वोल्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसको कहते हैं? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजायर या सीवी रमन। तो लेवोजायर दोस्तों आपने एनसीईआरटी में इसका नाम पढ़ा होगा। तो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहते हैं? लेवोजायर। एंटोनी लॉरेन डे लेवोजायर डिस्कवर द ऑक्सीजन रोल इन कंबसन। कंबसन में ऑक्सीजन का क्या रोल है इसके बारे में इन्होंने डिस्कवरी किया था। ही नेम्ड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का नाम भी इन्होंने ही दिया था। ऑप्टिकल्स फिजिक्स एट केमिस्ट्री मेथड डेमोन्स्ट्रेटेड केमिक आर सेलेक्टेड रेटिंग ऑफ लेवोजायर। ये मतलब लेवोजायर ने इस चीज़ को लिखा था, उसके बारे में थीसिस दी थी, उसके बारे में लिखा हुआ है। लेवोजायर हेल्प कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक सिस्टम एंड रोट द फर्स्ट एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ एलिमेंट। मतलब एलिमेंट के बारे में इन्होंने अच्छे से लिखा था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस किसको कहते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो नाइट्रिक ऑक्साइड आप जानते हो दोस्तों N2O। ये क्या होता है? N2O होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस कहते हैं। ये हमारा होता है नाइट्रस ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑल राइट, तो सेकंड ऑप्शन हमारा नाइट्रस ऑक्साइड।
N2O को याद रखिएगा, इसी को लाफिंग गैस कहते हैं, जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। कन्फ्यूजन ना हो, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड मत बोल दीजिएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर कट सकता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट, इसमें से कौन एक प्रकार का एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है। मेटल्स बिल्कुल होता है, नॉन मेटल्स बिल्कुल एलिमेंट होता है। मेटलॉइड, आप पढ़ते भी हैं एलिमेंट को हम कई सारे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कुछ मेटल होता है, कुछ नॉन मेटल होता है, कुछ मेटलॉइड होता है। गैस कोई मेटल नहीं है दोस्तों। गैस में हम किसको, मैटर, जो भी मैटर है धरती पर जो भी चीज़ है दोस्तों सब मैटर, उसको क्या कहते हैं, मैटर। इसमें कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है। ऑलराइट, तो मैटर हो सकता है, गैस है। गैस जो है मैटर है, गैस मेटल नहीं है दोस्तों। गैस कोई मेटल नहीं है। हाँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑक्सीजन आपका गैस है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये आपका गैस है, कार्बन गैस है, सल्फर गैस है, नाइट्रोजन गैस है। लेकिन यहाँ पर यो एलिमेंट कुछ और पूछ रहा है। ओके, एक प्रकार का कोई एलिमेंट नहीं होता है। गैसेज एक प्रकार का मैटर है, याद रखिएगा, गैसेज एक प्रकार का मैटर है। ओके, गैसेज कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट, तो गैसेज। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑल द मटीरियल वी सी इन आवर डेली लाइफ्स आर मेड ऑफ मैटर, जितना भी मटीरियल सब अपने आसपास देखते हैं सब क्या है, तो मैटर का बना हुआ है। मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्टेट्स सच एज, मैटर को अलग अलग स्टेट में हम डिफाइन कर सकते हैं, कुछ सॉलिड हो सकता है, कुछ लिक्विड हो सकता है, कुछ गैस हो सकता है। ऑल राइट, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो इसमें किस प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है और पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, इसके बेसिस पे कोई सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है। जहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स और अरेंजमेंट, जो पार्टिकल का अरेंजमेंट है बहुत कम्पैक्टली है तो वो आपका सॉलिड हो जाएगा, जहाँ लूज है वहाँ लिक्विड हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा लूज है तो वो आपका गैसेज हो जा सकता है। इसलिए गैस एक मैटर का स्टेट होता है। गैस इज स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट। याद रखिएगा, गैस इज स्टेट ऑफ मैटर, इज नॉट ए टाइप ऑफ एलिमेंट। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज होता है उसका मेन कंपोनेंट क्या है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ मेन कंपोनेंट पूछा है। ऑल राइट, तो एक एक टर्मिनोलॉजी जो होता है, शब्दावली यूज होता है, उसका कहीं न कहीं इंपॉर्टेंस होता है, उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सारा जो आपका ग्रीन हाउस गैसेज होता है उसमें इन सब का रोल है कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कह सकते हैं मेन कंपोनेंट क्या होता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन तो हमारा एक ही आंसर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है 60 से 64% के आसपास होता है। ग्रीन हाउस गैस में अगर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किसी का है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का है। ऑल राइट, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा, मेन कंपोनेंट। डायरेक्ट पूछता था कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस से, तब ऑप्शन हमारा ई जाता, क्योंकि सारा है। लेकिन यहाँ मेन कंपोनेंट पूछा है तो ऑप्शन हमारा ए होगा। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारा आंसर है। CO2 इज द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज काउज्ड बाय द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्लोबल वार्मिंग जो अभी एक प्रकार से कह सकते पूरा पृथ्वी गर्म हो रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और ऐसा अनुमान है कि 2030 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, जो अपने आप में बहुत ही डरावना है। स्थिति मतलब भयंकर रूप से बदलेगी। ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघल चुका है और बहुत ज़्यादा और पिघलेगा। 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना दोस्तों, ये अपने आप में कह सकते हॉरिबल है। ओके, टेरिफिक है। वो जब आएगा तब तो पता चलेगा ही, लेकिन ये बहुत खतरनाक स्थिति पहुंच जाएगी। तो देखिए ग्रीन हाउस गैसेज 72% ऑफ द टोटल इमिटेड ग्रीन हाउस गैसेज इज कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी ग्रीन हाउस गैस इमिट होता है उसमें 72% आपका क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 18% जिसमें मीथेन है, 9% नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O जिसको कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपका इमिशन देयरफॉर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का अगर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज पूछे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज अब्सेंट इन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। ऑक्सीजन किस में एब्सेंट होता है, केरोसिन में है, ग्लास में, सॉइल में, सीमेंट में। तो ऑक्सीजन एब्सेंट होता है दोस्तों केरोसिन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। केरोसिन कई बार स्टूडेंट्स भूल जाता है क्योंकि ग्लास, सॉइल, सीमेंट वो सबको याद नहीं रहता इन सबका फॉर्मूला। तो ग्लास में, सीमेंट में, सॉइल में ऑक्सीजन, सॉइल में तो ऑक्सीजन तो भरा पड़ा है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। सीमेंट में भी होता है और ग्लास में भी होता है। केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता है। आइए इसको अच्छे समझते हैं। ऑक्सीजन इज अब्सेंट इन केरोसिन, ए कंबसन हाइड्रोकार्बन लिक्विड ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम इन केरोसिन। केरोसिन एक प्रकार से क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन बोथ एविएशन एंड हाउस होल्ड एज ए फ्यूल। इसको एविएशन में मतलब अगर कोई चीज़ उड़ने वाला डिवाइस में भी उसका यूज़ इस्तेमाल करते हैं, और घर में हम ईंधन के रूप में तो इसका यूज़ करते ही है। पहले जो माताएँ स्टोव पर खाना बनाती थी दोस्तों, तो वहाँ पर आप केरोसिन का ही यूज़ करते थे, जिसको हम मिट्टी तेल कहते हैं। केरोसिन इज लो विस्कोसिटी ट्रांसपेरेंट लिक्विड फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसका विस्कोसिटी बहुत कम होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है जो कि हाइड्रोकार्बन से बनता है। प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोलियम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिटवीन 150 से 275। पेट्रोलियम में जो हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको अलग करते हैं, वहीं से केरोसिन भी बनता है।
देखिए, देयर इज एक्सेस ऑक्सीजन इन द सॉइल, सॉइल में तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। डैट मैनी बैक्टीरिया यूज टू ब्रीथ, बैक्टीरिया को भी अपने ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो बैक्टीरिया कहाँ से लेगा ऑक्सीजन, तो वो लेता है सॉइल से। एंड डिकम्पोजेज फॉर मैनी एनएरोबिक पीपल इट इज़ हार्मफुल, एनएरोबिक लोगों के लिए ऑब्वियसली बात है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये हार्मफुल होगा। ऑक्सीजन अलाउज आयनिक बॉन्ड इन द ग्लास टू प्रोवाइड इट विद द करेक्ट फॉर्म एंड कलर। देखिए, जो ग्लास होता है उसमें आयनिक बॉन्ड अगर बनना होगा, अच्छे से आयनिक बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जो उसको एक करेक्ट फॉर्म देता है और एक करेक्ट कलर देता है, अच्छा कलर और अच्छा रूप देता है ऑक्सीजन वहाँ पर ग्लास में। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्रेडिएंट इन सीमेंट, सीमेंट का ही एक आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, तत्व है। सिंस इट इज यूज्ड इन कंक्रीट एज ए बाइंडर टू गिव इट टू क्ले अपीयरेंस, हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्म इनटू गैसियस स्टेट विदाउट ऑक्सीजन, जहाँ पर हाइड्रोजन बिना ऑक्सीजन के गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीमेंट में भी ऑक्सीजन कहीं कहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, अच्छा क्वेश्चन है। आइसोप्रीन है, स्टारीन है, विनाइल एसीटेट है, प्रोपेन है, और एक एग्जाम्पल दिया है दोस्तों नियोप्रीन, नियोप्रीन देता तब बहुत सारा कंफ्यूजन होता, तो नियोप्रीन नहीं दिया तो उसको हटाइए, याद रखिएगा। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, तो आइसोप्रीन का। ओके, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। द करेक्ट आंसर इज आइसोप्रीन, इसको 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO ग्रुप, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है दोस्तों, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपसे पूछा है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है, जैसे हमने स्ट्रक्चर यहाँ बना के आपको दिखा दिया है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड है, 3 है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है दोस्तों तो आप आसानी से निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो जहाँ जितना बॉन्ड होता है वही उसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है। 3 बॉन्ड है इसलिए 3 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। ओके, या आपने कभी केमिस्ट्री में MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा होगा 10th 12th 11th 12th में दोस्तों, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन जो होता है 11th 12th से पूछा जाता है, ये 10th का नहीं है दोस्तों, ये आपका 11th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है MOT। ओके, आप अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद पीरियोडिक टेबल के बाद दोस्तों पढ़ते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाया जाता है। खैर एक क्वेश्चन अगर नहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब दोस्तों सिंपल है, आपने कभी कभी स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन दोनों आप देखे होंगे कि बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार आप एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी पता होना चाहिए बेंजीन में कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड होता है। आराम से स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर हमारा हो गया 3। The bond order of carbon monoxide is 3. The bond order shows the number of chemical bond present between the pair of atom. देखिए, कार्बन और जो ऑक्सीजन है इसके बीच में कितना बॉन्ड है, कितना बॉन्ड प्रेजेंट हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है। The bond order formula is half of the difference between the number of electrons in bonding orbital and anti bonding orbital. अगर MOT देखें तो वहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल जितना होता है उसका हम हाफ करके निकाल लेते हैं, वो उसका फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी निकाल सकते हैं, कई सारा तरीका है। सबसे ईजिएस्ट वेस्ट है कि आपको उसका अगर स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप आसानी से उसका बॉन्ड ऑर्डर पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय रिटेन बाय, ये जो किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको किसने लिखा था, लिनियस, लेमार्क, मेंडल या डार्विन। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जिसमें नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात किया गया है, डार्विन ने इस किताब को लिखा हुआ है। बहुत बड़े फिलोसफर रहे थे, ब्रिटिश के थे, तो डार्विन। The theory of evolution by natural selection first expressed in Darwin book or in the Origin of Species in 1859 is the process by which organisms change over time as a result of change in heritable physical behavioral attribute. All right. Next question, the interaction between algae and fungi to form lichen is called. ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लाइकेन में दोस्तों आपने लाइकेन का नाम सुना होगा। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका, एल्गी और फंजाई का, जहाँ पे एल्गी क्या होता है, ऑटोट्रॉप है। एल्गी इसको भोजन बना के देता है, फंजाई इसको शेल्टर देता है। फंजाई क्या है, हीट्रोट्रॉप है, नॉन ग्रीन होता है, तो फंजाई इसको शेल्टर देता है, मतलब रहने के लिए निवास देता है, और एल्गी जो है इसको भोजन देता है, भोजन बना के देता है, क्योंकि एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉप है, ग्रीन है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, अपने लिए भोजन बनाता है, कुछ भोजन इसको भी देता है और ये इसको शेल्टर देता है। तो जब इस प्रकार का अगर कहीं पर कुछ देखने को मिले कि लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, मतलब कोई भी जीव एक दूसरे का सहायता कर रहा है और आपस में साथ साथ रह रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या म्यूचुअलिज्म भी इसको कहते हैं। ओके, हाँ, एक बात कहते हैं दोस्तों, लाइकेन में अगर कोई एक मर जाता है, जैसे एल्गी अगर मर गया तो फंजाई भी मर जाएगा। ये मतलब साथ साथ जन्म लेते हैं, साथ साथ रहते हैं, साथ साथ मर जाते हैं, इसको कहते हैं को इवॉल्व, को लिव, को एग्जिस्ट, साथ साथ आए, साथ साथ रहे, साथ साथ चले गए। ओके,
नेचर में आपको एल्गी भी अलग से मिल सकता है, नेचर में आपको फंजाई भी अलग से मिल सकता है, लेकिन जहाँ भी लाइकेन होगा वहाँ पर एल्गी और फंजाई साथ साथ ही होगा, साथ साथ जन्म लेंगे, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ ही मतलब मर जाएंगे। ओके, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। पैरासिटिज्म तो आप जानते हैं, जैसे हमारे बाल में जू होना, पैरासिटिज्म है मतलब किसी दूसरे का, किसी होस्ट पर आके उसका खून चूस लेना, उसके बॉडी से कुछ अपना न्यूट्रिशन लेना, वो क्या होता है, पैरासिटिज्म होता है। आपका मच्छर पैरासाइट है, जो हमारा मॉस्किटो जो है हमारा ब्लड सक करता है। ओके, कमेंसलिज्म दोस्तों एक प्रकार का म्यूचुअलिज्म ही होता है। कमेंसलिज्म क्या होता है कि फायदे के लिए, जैसे मछलियाँ क्या होते हैं कि कोई छोटी छोटी मछलियाँ जो होती है समुद्र में, वो बड़ी मछलियों के आसपास रहती है, क्योंकि बड़ी मछली जो कुछ खाता है और उसके मुंह से थोड़ा बहुत टुकड़ा अगर इधर उधर चला गया तो वो छोटी मछली उसको खा लेती है। तो वहाँ पर जो है छोटी मछली को बड़ी मछली से क्या हेल्प हो गया, उसको भोजन मिलने में हेल्प हो गया, लेकिन बड़ी मछली को छोटी मछली से किसी प्रकार का हेल्प नहीं मिल रहा है। मतलब एक को फायदा हो, दूसरों को किसी प्रकार का फायदा हो, नुकसान भी ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लाइकेन को याद रखिएगा, म्यूचुअलिज्म। लाइकेन के बारे में एक और अच्छी बात है दोस्तों, लाइकेन हमारा सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, ये जहाँ भी सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होगा ये प्रदूषित रीजन में नहीं मिलता है। तो जहाँ अगर लाइकेन है, समझिए वो एरिया एकदम क्या है कि आपका फ्रेश एरिया है, कह सकते हैं ग्रीन है, मतलब हरियाली से भरा हुआ है, वहाँ का एयर का इंडेक्स अच्छा हो सकता है। ओके, तो वो फ्रेश एरिया माना जाता है। लेकिन जहाँ लाइकेन नहीं है, समझिए वो एरिया एकदम गंदा एरिया है, क्योंकि लाइकेन जहाँ ग्रो करता है वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, क्योंकि इस रीजन में ये ग्रो कर ही नहीं सकता है, तो वहाँ इंडिकेटर होता है, लाइकेन इज द इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्चुअल लोकेशन ऑफ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव्स इज कॉल्ड। वह एक्चुअल का वास्तविक लोकेशन क्या हो सकता है जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। आसान क्वेश्चन है, हैबिटेट हो सकता है, या इकोसिस्टम, या निके, या बायोम, तो उसको हम कहते हैं हैबिटेट। एक्चुअल लोकेशन, आप भी जहाँ रहते हैं दोस्तों वो आपका हैबिटेट हो सकता है। शेर गुफा में रहता है, उसका हैबिटेट हो सकता है। हिरन जंगल में रहता है, वो उसका हैबिटेट हो सकता है। ओके, एक निके में कहीं कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। निके क्या होता है दोस्तों, फंक्शनल रोल या फंक्शनल प्लेस हो सकता है, जहाँ पर मतलब हैबिटेट तो बड़ा हो सकता है, जैसे शेर का भी हैबिटेट है, उसका जंगल हुआ, हिरन का भी हैबिटेट जंगल हुआ, कोई बंदर रह रहा है उसका भी हैबिटेट जंगल वाले को, लेकिन वो पूरे जंगल में सैर नहीं करता है दोस्तों, वो किसी खास एरिया में ही रहता है जहाँ पर उसको भोजन आसानी से मिल पाए, वहीं पर उसका टहलना चलना फिरना सब चीज़ वही काम होता है। तो फंक्शनल जहाँ पर वो एक्टिव होता है उसको हम क्या कहते हैं, निके कहते हैं। हैबिटेट तो एक बहुत बड़ा रीजन होता है, हैबिटेट आपका बहुत बड़ा हो सकता है। आपका घर दोस्तों, या आप जहाँ रहते हैं, जैसे आपका कोई गांव हो सकता है, वो आपका हैबिटेट हो सकता है, आपका घर आपका हैबिटेट हो सकता है। लेकिन घर के सारे, अगर आपके पास ज़्यादा कमरा है दोस्तों, तो आप सारे कमरे में नहीं जाते हैं, किसी खास कमरे में ही आप भर दिन रहते हैं, वहाँ अपना पढ़ाई करते हैं और भी जो सारा काम है वो सब करते हैं। मैक्सिमम टाइम आप जहाँ रहते हैं वो आपका निके हो सकता है। ओके, फंक्शनल रोल, जहाँ पर अपना फंक्शनल कोई काम करते तो आपका निके हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू एटीपी। सोलर एनर्जी एटीपी में कहाँ कन्वर्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, राइबोसोम के अंदर, या प्रोक्सीजोम के अंदर। तो आसान क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट आप देखेंगे ग्रीन प्लांट जो होता है उसके लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों, जहाँ पर वो सनलाइट की मदद से अपना ग्लूकोज बनाता है, उसी ग्लूकोज को वो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से क्या करता है, तो अब बाद में एटीपी बनाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में सोलर एनर्जी को हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण है उसका उप उत्पाद क्या हो सकता है। बाय प्रोडक्ट मतलब उप उत्पाद। ओके, CO2 है, ऑक्सीजन है, एनर्जी है, शुगर है। तो दोस्तों ऑक्सीजन, आपने फोटोसिंथेसिस अगर पढ़ा होगा दोस्तों, उसमें क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखिए तो प्लांट क्या लेता है, तो CO2 लेता है, प्लस जमीन सॉइल से पानी लेता है, और सनलाइट उसको मिल जाता है सन से, और क्लोरोफिल उसके लीफ में होता है, इसके मदद से वो C6H12O से ग्लूकोज बना लेता है, साथ साथ ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो मेन काम तो उसका ये था ग्लूकोज बनाना, लेकिन बदले में वो क्या बना लेता है, कुछ और भी बना लेता है जिसको कहते हैं ऑक्सीजन। ये उसका क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया। ओके, तो ऑक्सीजन इसका बाय प्रोडक्ट होता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका 65वीं BPSC 2020 में ये सारा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एक से एक अच्छा क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन 22 में जो भी एग्जाम हुआ है उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2023 में जो एग्जाम होगा उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा दोस्तों। आप अगर अभ्यस्त हैबिचुएटेड है क्वेश्चन देखने को प्रीवियस ईयर को, तो आप जरूर इसमें बिलीव आपको होगा दोस्तों कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है। तो कोशिश यही करें कि प्रीवियस ईयर का एक से एक क्वेश्चन अच्छे कंसेप्ट के साथ उसको हम कंठस्थ कर ले, याद कर ले, एक प्रकार से याद हो जाए, आपको प्रैक्टिस हो जाए कि उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको ना छूटे दोस्तों। कि बहुत मायने रखता है किसी भी एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि BPSC में क्या हो गया कि निगेटिव मार्किंग हो गया है। एक नंबर भी आपका अगर गलत हो गया दोस्तों तो उसका नंबर तो गया ही, साथ साथ जिसने आप जो क्वेश्चन आपने अच्छे से बनाया है, अपनी मेहनत से बनाया दोस्तों, वहाँ से भी आपका नंबर कट सकता है। ओके, क्योंकि निगेटिव है मतलब दूसरे में से नंबर कटेगा।
इसलिए जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, मन लगा कर पढ़ें, कंसेप्चुअली पढ़ें। आजकल जो क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअली भी बनने लगा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो आपको एज इट इज़ रहता है, तो वो आपको प्रीवियस ईयर से आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, कहीं आपको कन्फ्यूजन वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, और इसका हम प्लेलिस्ट बना देते हैं दोस्तों। आप प्लेलिस्ट में जाके 65 64 62 61 60 सब क्वेश्चन देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर का सारा एक साथ आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।